revise the first lesson of civics, power sharing. In first lesson, we try to understand the concept of democracy. Democracy is not only a government when people elect their representative, it is something else than it. In this lesson, we will try to understand how power sharing is important in democracy. If there is no power sharing, there is no true democracy in all over the world. As we know, there are so many countries, more than 150 countries in world who adopt democracy as their system. In this lesson, we will try to understand democracy, क्योंकि डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में इतने सारे देशों में डेमोक्रेसी को एडॉप्ट किया गया है, बट रिजल्ट इज नॉट सेम इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. रिजल्ट में बहुत डिफरेंसेस हैं. कहीं किन्हीं देशों में डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, किन्हीं देशों में डेमोक्रेसी को फेल्योर माना जा रहा है. लेकिन फिर भी हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाती हैं. इसी कॉन्सेप्ट में पावर शेयरिंग, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. जैसे कि हम सब जानते हैं कि मोनार्की में जो सारी पावर थी, पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो किसी एक राजा में सेंट्रलाइज होती थी. वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं था. जब डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई उन दिनों में डेमोक्रेसी में जो पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते थे, उनके पास पावर को शेयर करने की कोशिश की गई. लेकिन जैसे जैसे आज डेमोक्रेसी की जो जर्नी है वो 200 इयर्स तक पहुंच गई है, अब इसके कॉन्सेप्ट को और अधिक वाइड किए जाने की ज़रूरत है. यहाँ पर हम दो देशों का एग्जाम्पल हमारे सामने है. एक एग्जाम्पल श्रीलंका का है, दूसरा एग्जाम्पल बेल्जियम का है. इन दोनों देशों में इथेनिक कंपोजिशन, यानी जो पॉपुलेशन है उसका इथेनिक कंपोजिशन है, धर्म के और भाषा के नाम पर पॉपुलेशन में जो डिफरेंसेस हैं वो दिखाई पड़ते हैं. सबसे पहले हम श्रीलंका के बारे में जानना चाहेंगे. श्रीलंका में मोस्टली 3 कम्युनिटीज़ में पूरी पॉपुलेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं. सबसे ज़्यादा श्रीलंका में जिनका पार्टिसिपेशन है, जो मेजॉरिटी में है एज अ पॉपुलेशन, सिंहली पीपल whose religion बौद्ध, who adopt बौद्ध रिलीजन, यानी सिंगली लोग हैं जिनका बौद्ध रिलीजन है. दूसरे लोग तमिल हैं. इसमें कुछ तमिल्स जो हैं वो इंडियन तमिल है और कुछ श्रीलंकन तमिल है. एंड देयर रिलीजन इज हिंदुइज्म, वो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं. अदर्स जिसमें क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, वो सब हैं. जब श्रीलंका में इलेक्शन हुए, जब इलेक्शन होते हैं हम डेमोक्रेसी में देखते हैं कि वोट डाले जाते हैं और हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं. सो नेचुरल, जब इलेक्शन हुए तो सिंहलाज जो सिंगली पीपल थे उनका पार्टिसिपेशन एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा हो गया, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ऑलरेडी 74% है. तो श्रीलंका की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए विच वर इन फेवर ऑफ मेजॉरिटी पीपल, सिंगलाज के फेवर में थे. जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पर जो सिंगली लैंग्वेज है उसको कंपलसरी कर दिया गया. साथ में जो बुद्धिस्ट लोग हैं, बौद्ध रिलीजन को वो फॉलो करते हैं सिंगली लोग, बुद्धिज्म को उन्होंने अपना नेशनल रिलीजन माना और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को स्पेशल छूट भी सरकार में दी जाने लगी. उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इस तरह के चेंजेस किए और साथ ही जितनी गवर्नमेंट जॉब है उनमें प्रेफरेंस जो है सिंगली लोगों को दी जाएगी, ऐसा उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया. साथ ही सिंगली लैंग्वेज को ही राजकीय भाषा भी बना दिया गया, यानी सिंगली बोलने वाले लोगों को ही गवर्नमेंट में जॉब मिलेगी, ये सारी सुविधाएं उनको मिलेगी. अब जो वहाँ की तमिल कम्युनिटी है जो 18% है, उनकी डिमांड थी कि श्रीलंका में तमिल लोगों का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए और उनको भी वो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए. इन रियलिटी दे वर डिमांडेड टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट कि जिन एरिया में तमिल लोग ज़्यादा रहते हैं उन स्टेट्स की स्टेट गवर्नमेंट हो, ताकि तमिल लोग भी अपने रिलीजन को, अपने कल्चर को बचाने के लिए कुछ कर सकें. लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड को डिनाई किया, जिसका रिजल्ट हम अभी बाद में जानेंगे. देन वी कम टू बेल्जियम. बेल्जियम में
जो इथेनिक कंपोजिशन है वो फ्रेंच स्पोकन पीपल, यानी जो लोग फ्रांस से आकर कभी बेल्जियम में बसे वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, उनका 40% टोटल पॉपुलेशन में पार्टिसिपेशन है। डचेस जो डच हॉलैंड के निवासी होते हैं, लेकिन बेल्जियम में एक बड़ा ग्रुप है जो डच लैंग्वेज बोलता है और उनकी परसेंटेज जो है पॉपुलेशन में उनका डच स्पोकन पीपल की वो 59% है एंड जर्मन स्पोकन पीपल ओनली 1%। तो दैट इज द इथेनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। अब जब हम बेल्जियम की इकोनॉमिक रिसोर्स के बारे में उनका डिवीजन पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि जो फ्रेंच लोग हैं, जिस एरिया में फ्रेंच पीपल रहते हैं, उनकी पॉपुलेशन भले ही 40% हो, लेकिन टोटल रिसोर्सेज उनके पास 60% से भी ज़्यादा है। ऐसे ही जो डच यानी नियर अबाउट 60% डचेज है, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज कंपैरेटिवली फ्रेंच लोगों के कंपैरिजन में बहुत कम रिसोर्सेज है। जब डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए तो निश्चित रूप से सरकार में जिनका पार्टिसिपेशन था, ज़्यादा पार्टिसिपेशन में डच लोग आएंगे क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो उस टाइम पीरियड में एक ट्रबल क्रिएट हुआ, एक माइंड में टेंशन क्रिएट हुई फ्रेंच लोगों के कि क्योंकि डच लोग सरकार में ज़्यादा आ गए हैं तो इसलिए अब वो उनके रिसोर्सेज को छीन लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बेल्जियम के गवर्नमेंट ने एक डेमोक्रेटिक डिसीजन लिया और उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंजेस किए, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए कि जिस एरिया में 40% फ्रेंच लोग रहते हैं, पर्टिकुलर स्टेट उसको बनाया गया, फ्लेमिश जिसको बोलते हैं, और वहाँ पर जो है एक स्टेट गवर्नमेंट बनाई जाएगी और फ्रेंच लोगों को अपनी कल्चर, अपनी रिसोर्सेज सबको ठीक से यूज़ करने का अधिकार मिलेगा और उस स्टेट गवर्नमेंट में फ्रेंच लोग अपना मैनेज करेंगे। ऐसे ही जो डच एरिया है उसमें एक दूसरी स्टेट गवर्नमेंट होगी, यानी स्टेट को डिवाइड कर दिया गया इथेनिक कंपोजिशन के आधार पर और एक तरह से वहाँ पर एक स्टेट गवर्नमेंट वर्क करेगी जो डच लोगों के राइट्स के लिए, उनकी कल्चर के लिए और उनके रिसोर्सेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। देन पूरे देश के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जिसमें ऑब्वियसली पार्टिसिपेशन तो डच लोगों का ज़्यादा है क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा उनके चुनकर आएंगे, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, दोनों जो मिनिस्टर्स होंगे, गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स होंगे उसमें फ्रेंच और डच लोगों का बराबर पार्टिसिपेशन होगा। यानी मिनिस्टर अगर 30 डच होंगे तो 30 मिनिस्टर भी फ्रेंच भी 30 होंगे। तो इस तरह से जो कैबिनेट होगी, कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स हैं वो बराबर होंगे। अब उन्होंने एक जो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स के लिए भी उन्होंने एक कैपिटल गवर्नमेंट बनाई। ब्रुसेल्स का जो इथेनिक कंपोजिशन है उसमें 90% फ्रेंच लोग उस एरिया में रहते हैं और डच लोग केवल 10% है, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर सेंट्रल जो कैपिटल गवर्नमेंट है उसमें समझौता किया और जो ब्रुसेल्स की जो गवर्नमेंट होगी उसमें भी मिनिस्टर्स बराबर होंगे। भले ही डच पॉपुलेशन कम है और उनका रिप्रेजेंटेशन कम होगा, लेकिन मिनिस्टर्स बराबर होंगे क्योंकि बेल्जियम के लोग क्या चाहते थे, एक डेमोक्रेटिक निष्कर्ष चाहते थे ताकि उनके देश में कोई समस्या क्रिएट ना हो और वो लोग हैप्पीली अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। और इस तरह से अभी हमने देखा कि बेल्जियम के लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करके 4 तरह की गवर्नमेंट बनाई। पहले स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, अपनी कैपिटल ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट, साथ में उन्होंने एक कल्चरल गवर्नमेंट भी बनाई। कल्चरल गवर्नमेंट 1% जर्मन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल रही। क्यों? क्योंकि इस गवर्नमेंट का वर्क क्या था कि सभी जो इथेनिक ग्रुप्स हैं वो अपनी कल्चर के संरक्षण के लिए, उसके प्रिजर्वेशन के लिए वर्क करेंगे। इस तरह से फॉर गवर्नमेंट बेल्जियम के लोगों ने एक्सेप्ट की और अपने देश में जो एक बड़ा भारी विवाद होना था, एक टेंशन क्रिएट होनी थी जो निश्चित रूप से देश का डिवीजन कर सकती थी, वैसे पॉसिबिलिटीज को खत्म कर दिया। एकोमोडेशन किया उन्होंने, अपनी जो नीड्स हैं उनको एकोमोडेट किया, एक दूसरे के साथ सामंजस्य किया। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ, सामंजस्य नहीं हुआ, जिसका कारण क्या हुआ? कॉज ऑफ ट्रबल, एक भयंकर झगड़ा हुआ। और श्रीलंका में क्योंकि तमिल लोगों की डिमांड नहीं मानी गई थी तो श्रीलंका में लिट्टे जैसा एक बड़ा आतंकवादी संगठन तैयार हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा, और जिसने श्रीलंका में सिविल वॉर, गृह युद्ध की कंडीशन को क्रिएट कर दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी इस ट्रबल के कारण उनको अपनी जान गंवानी पड़ी, उनकी हत्या कर दी गई।
तो यानी उसका इम्पैक्ट केवल श्रीलंका पर ही नहीं था, भारत पर भी पड़ा। देन सोशल और कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब